अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे के बाद 11 एमएनएस की गिरफ्तारियों, पार्लियामेंट में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुसलसल सख्त तकारीर ने सियासी दर्जा हरारत को इंतहा पे पहुंचा दिया है। वहीं अब वफाकी हुकूमत की जानिब से कल कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरामीम लाने की बातों ने सियासी मंजरनामे पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अहम बात यह है कि इस वक्त की कैलकुलेशंस के मुताबिक तो हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद हुकूमत कल ऐवान में आईनी तरमीम लाने और 2/3 नंबर्स पूरे होने के दावे कर रही है। और इस हवाले से कई माह से जारी क्या सराइयों, दावों और तरदीदों के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज फिर एक अहम दावा कर दिया है। अलबत्ता वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने आज भी आईनी तरमीम लाने की वाज़ेह तरदीद की है, ना ही तस्दीक की है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शराजी के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हुकूमत कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लाने जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट की राहदारी में हैदर शराजी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कल के इजलास में आईनी तरामीम लाई जा रही है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कल इजलास में आईनी तरामीम पेश करेंगे। इस सवाल पे कि क्या आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जी हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये अहम दावा है, क्योंकि जुडिशल पैकेज लाने से मुतल्लिक आईनी तरामीम को लेकर पिछले कई अरसे से क्या सराइयाँ जारी थी। हुकूमती रहनुमा कभी इसके हक में बात करते थे, कभी तरमीम की खबरों की तरदीद करते थे, इसलिए अब तक ये मामला अभाम का शिकार था। मगर अब हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया है और वजीर दिफा ख्वाजा आवा हुकूमत के एक और अहम जराए ने हमसे गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है कि वफाक की हुकूमत कल पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने जा रही है। जराए के मुताबिक हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के दरमियान आईनी तरमीम को लेकर 2-3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिसका हतमी फैसला आज रात तक किए जाने का इम्कान है। जराए के मुताबिक आईनी तरमीम में पहला ऑप्शन जजेस की मुलाजमत की उम्र को 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़ है, जिसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 3 साल की तौसी मिल जाएगी। जबकि दूसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनजर रखने के बजाय पूल ऑफ जजेस में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात करने का है। लेकिन हुकूमती जराए के मुताबिक पहले ऑप्शन से मुतल्लिक मुमकिना तरमीम में हुकूमत को यह मुश्किल दरपेश आ सकती है कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान, जिनके वोटों के बगैर कोई आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, वो कल ये वाज़ेह कर चुके हैं कि JUIF किसी शख्स की एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देगी। लेकिन अगर हुकूमत ने सीनियरिटी के बजाय मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने की तरमीम पेश की तो वो उसकी हिमायत करेंगे। सुनिए कल इस बारे में मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में क्या कहा था। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजदादा मौजूर आदमी को भी आप कह दें कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है। जबकि अहम बात यह कि आज भी जब पार्लियामेंट की राहदारियों में मौलाना फजल रहमान से यह सवाल हुआ कि क्या JUIF कल आईनी तरमीम के हक में वोट देगी, तो मौलाना ने कहा कि उन्होंने अदलिया में इस्लाहात की जो तजावीज़ पेश की हैं, अगर हुकूमत उस पर अमल करे तो वो उसकी हिमायत करेंगे। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। राहिला जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसमें गौर करें। थैंक यू। अब अहम बात यह कि पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ऐवान के अंदर दोनों जमातें मुश्तरका लाए अमल बनाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत की हर किस्म की आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर चुकी है। मगर मौलाना फजल रहमान मखसूस आईनी तरामीम में हुकूमत का साथ देने का यकीन दिला रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि अगर हुकूमत कल अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरामीम पेश करती है तो वो किस किस्म की तरमीम होगी, क्योंकि आज जब पार्लियामेंट में सहाफ़ियों ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से मुसलसल ये सवाल किए तो आजम नज़ीर तारर ने ना ही तरामीम लाने की तस्दीक की और ना ही इसकी तरदीद की।
सर कोई आईनी तरमीम होने जा रही है कल? फिलहाल तो जो मसला पड़ा हुआ है मेनेज का ऑपोजिशन के उस पर बात हो रही है। इंटीरियर मिनिस्टर को भी इसीलिए बुलाया है। सर कल जो इजलास बुलाया गिरफ्तारियां हुई हैं कल इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर रहेंगे। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आईनी तरमीम कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। वजीर कानून आजम नजीर तारर आज इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहे थे और दिलचस्प बात यह है कि पहले हुकूमती वुज़रा ने ही जुडिशल पैकेज का शोशा छोड़कर अतिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाने का इशारा दिया था, मगर पिछले कुछ दिनों से हुकूमती रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ अपनाना शुरू किया कि हुकूमत की अतिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम की कोई नीयत नहीं है, कोई इरादा नहीं है और ना ही हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तो कल तक नंबर्स पूरे होने या आईनी तरमीम लाने से इनकार कर रहे थे, मगर अब हुकूमत वही करने जा रही है जिसका कल तक इनकार किया जा रहा था और हुकूमती रहनुमाओं की इन्हीं बयानात ने अदालती इस्लाहात को लेकर पूरे मामले को मुतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से शुरू दिन से इस मामले को खुफिया रखा गया। कभी आईनी तरामीम का शोशा छोड़ा गया तो कभी उसकी तरदीद की गई और अब जिस गैर शफाफ तरीके से ये आईनी तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है उससे न सिर्फ ये तरामीम मुतनाज़ा होंगी बल्कि इदारा भी मुतनाज़ा होगा और तासुर यही जाएगा कि हुकूमत ये सब इस्लाहात के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है और वो भी इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके नतीजे में एक इदारा मुतनाज़ा होगा और मुल्क मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है। इसी मुमकिन आईनी तरामीम से मुतल्लिक आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी देकर हमला होने जा रहा है। जब आप अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसके अलावा आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की भी मुकम्मल हिमायत की। इमरान खान ने कहा कि उन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस मामले पर और इसके अलावा कल हुकूमत का क्या किस किस्म की आईनी तरामीम लाने जा रही है, इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए लॉ एंड जस्टिस अकील मलिक ने। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिर कल फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजाद साहब, बिल्कुल। और ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तेकाक है। ज़ाहिरी बात है ये आईनी तरमीम हो या बिल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये हमारा प्रोगेटिव है और इस प्रोगेटिव को हम इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज पता नहीं क्यों एक मखसूस सियासी जमात कर रही है और इस पर सियासत खेली जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, इससे पहले भी कई दफ़ा आईनी तरमीम हुई हैं। ये कोई पहली या अनोखी दफ़ा नहीं है कि शायद पहली दफ़ा कोई आईनी तरमीम लाई जा रही है। इसके बाद भी कई पार्लियामान आएंगे, उसमें भी आईनी तरमीम होंगी। तो ज़रा पहले फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। ये जो आईनी तरमीम है ये जुडिशल पैकेज के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से है? देखें, लॉ रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से ज़रूर हमने एक मसवदा तैयार किया हुआ है और ये बड़े अरसे से जो लीगल रिफॉर्म्स या लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर बहस चल रही है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखें कुछ आदाद शुमार भी आपके गोशो गुजार करूँ तो 2.26 मिलियन केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट अलोन 60,000 केसेस वहाँ पे पेंडेंसी है। तो तमाम तर केसेस जो है वो ये पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये सारा ईट अप कर जाते हैं टाइम। पार्लियामेंट का इस्तेकाक भी है, आप कहते हैं इस्लाहात लाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो हुकूमत ने एक दफ़ा खुद आज़म नज़ीर तारर साहब ने कहा था कि ये कहीं पे ज़ेर बहस है, फिर इतनी बहस होती रही, हुकूमत डिनाई नहीं कर रही थी। 23 तारीख को आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कोई इरादा नहीं आईनी तरमीम का, जुडिशल पैकेज का, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाह रहा है। आपने कहा, अगले दिन अता तारर साहब ने कहा, उसके अगले दिन आज़म नज़ीर तारर साहब ने डिसाइड किया, कह दिया आके तरदीद कर दी, कुछ नहीं करने जा रहे। तो एकदम से इरादा कैसे बना है हुकूमत का? देखिए, इरादा मैं अगेन अपने आप को भी करेक्ट कर देता हूँ, अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन उस टाइम लाने की जो थी बात वो हतमी तौर पे नहीं थी और उस टाइम इरादा नहीं था, फाइनलिटी नहीं थी कि लेके आनी है, ये लेकिन अंडर कंसिडरेशन थी उस वक्त, ऑन एंड ऑफ अंडर कंसिडरेशन रही है। अता तारर साहब ने कहा कि हमारा कोई इरादा ही नहीं है, तो अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। देखिए, एट दैट पर्टिकुलर टाइम अंडर कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ज़ेर बहस और ज़ेर गौर ज़रूर आई है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर साहब ने मई में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल
आइनी तरमीम के हवाले से सोचा जा रहा है। और क्या है एग्जैक्टली क्या है कल जो मसवदा आप पेश करने जा रहे हैं तरमीम का, क्या करने जा रहे हैं इसमें? देखिए, उस पर ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जुडिशल इस्लाहात हैं या लीगल रिफॉर्म्स हैं, उस हवाले से बिल्कुल एक अच्छी मुस्बत पॉजिटिव सोच के साथ गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। और ये भी मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि ये अभाम भी दूर होना चाहिए कि ये कोई शायद पर्सन स्पेसिफ़िक है। ये कतन किसी पर्सन स्पेसिफ़िक लीगल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाया जा रहा। ये एक इस्लाहात जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और ये ज़रूरतें है अभी फ़िलवक़्त जो आपका सिस्टम है उसके लिए, क्योंकि इतने केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हुकूमत पे भी काफ़ी बर्डन है, खा वो पेंशन्स के हवाले से हो, खा वो नए लोग जो सिस्टम में आने हैं, तो चले जज रिटायर होता है तो दूसरा आ जाएगा, तो उससे तो उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन पेंशन वाली बात आपकी हुकूमत पहले भी कर चुकी है। क्या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जा रहा है इस तरमीम के जरिए, 65 से 68 किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखें शहजाद साहब, बिल्कुल ये एक पॉइंट है, वो अंडर कंसिडरेशन है। और इसमें कतन अगर हो भी जाता है और अगर पेश की जाती है तो इसमें किसी की हक तलफी नहीं हो रही। इसमें वही होगा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं मौजूदा, उनकी उम्र में तोसी होगी और साथ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन तमाम की उम्र में, यानी सारे जजेस की उम्र जी अक्रॉस द बोर्ड 68 हो जाएगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी। और ये कतन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये कोई पर्सन स्पेसिफिक है। ये कतन पर्सन स्पेसिफिक नहीं, ये तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। और इसका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे आप? मैं अगेन आपको कहा कि एक पेंशन्स का बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, उसके अलावा जो नए तो सिविल सर्वेंट्स, और ये जजेस के हवाले से नहीं है। मैं थोड़ा ये भी करेक्ट कर दूं कि इसके ऊपर एक सिविल सर्वेंट्स के हवाले से गवर्नमेंट की जो सोच थी कि सिविल सर्वेंट्स या जो एक सिविल सर्विस में लोग आते हैं उस हवाले से भी इसमें सोचा जा रहा था। जो अमेंडमेंट पेश की जाएगी उसमें सिविल सर्वेंट्स के हवाले से भी एज उनकी जो है 65 से 68 कर दी जाएगी, सिर्फ जजेस के हवाले से नहीं होगा। देखिए, मैं इसको हतमी तौर पे तो कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सोच थी वो सिविल सर्वेंट्स और उसमें ऑब्वियसली लीगल रिफॉर्म्स के साथ मेन जो पेंशन का बर्डन है 1000 अरब से ज्यादा का, उसमें तो सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा बोझ है। जो रिटायर्ड फौजी अफसरान एहलकार हैं उनका है, जजेस का तो बहुत कम पेंशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स का ओवरऑल अगर देख लिया जाए तो उसमें है, लेकिन खाली एज के हवाले से नहीं है। इसमें मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन हैं और उसमें ज़ाहिरी बात है जिसमें ज़्यादा बेहतर जो एक लॉ रिफॉर्म्स या लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चीज़ ज़ेरे गौर आएगी और जो दीगर अपोजिशन की जमातों में से भी कुछ जो आवाज़ें आई हैं, जो बात की गई है कि ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए और इसको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। मिसाल के तौर पे आज मौलाना साहब ने भी ये जिक्र किया, एक मैं देख रहा था उस क्लिप में, उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस का, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए किसी भी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी ओवरऑल तो उसको भी जो एक रेपुटेशन है वो क्या है, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी तब्दील कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। देखें, सीनियरिटी प्रिंसिपल तो 175A सब आर्टिकल 3 में वो है कि सीनियर मोस्ट जज है जी। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँ कि अल जहाद ट्रस्ट केस में जो इज़्ज़त में आप सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है और हाल ही में आपने देखा कि उस केस की एप्लीकेबिलिटी या उस केस पे अमल पैरा होना भी जो हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर किया गया है। तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जैसे आप खुद कह रहे हैं 175A का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट है वही बनेंगे, तो उसके लिए तो तरमीम चाहिए होगी आपको। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और उसमें सीनियर मोस्ट जज ही हैं। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं ये अंडर कंसिडरेशन। जब आप कहते हैं वकील साहब के ऑप्शंस हैं, इसका मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ड्राफ्ट, या फिर ये तमाम चीज़ें कल जो अमेंडमेंट होगी उसमें होगी, एज भी होगी और ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करने की शिक भी होगी। देखें, मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हम 3-4 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल हतमी शक्ल में हैं। अब इसमें कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज़ को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये भी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है और उसमें फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की है। और नंबर्स आपके पास हैं ये अमेंडमेंट पास करवाने के लिए? जी बिल्कुल, नंबर्स
तकरीबन पूरे हैं और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कल तक 212 थे, एक सीट पीपल्स पार्टी कल जीती, आपके इत्तेहादी हैं, 213 हो जाएंगी, तो बाकी फजल रहमान साहब सपोर्ट करेंगे? अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं एज बढ़ाकर तो वो तो मुखालफत कर चुके हैं इसकी। नहीं, उन्होंने जो तजवीज़ दी है वो भी मैं कह रहा हूँ कि ज़ेर गौर है और ये कतन उसको रूल आउट नहीं किया गया और अच्छी तजवीज़ है उनकी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को ही खाली ना देखा जाए, कम अज़ कम आप बाकी चीज़ों को जो उसके साथ एंसेलरी चीज़ें हैं उनको भी अंडर कंसिडरेशन ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर फजल रहमान साहब आपके साथ आ जाते हैं इस पे तो 213 से आप हो जाएंगे 221, बाकी 3 वोट कहाँ से लाएंगे? 224 चाहिए आपको कौमी असम्बली में, वहाँ चाहिए 64। शहजाद साहब, सेनेट के और अरकान नेशनल असम्बली ने ही वोट करना है, कोई फरिश्तों ने तो आके वोट करना नहीं है। और आप देखेंगे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, में आप फरिश्तों को वैसे इल्जाम ठहराते रहे कि वो आके और आप ये देखेंगे मैं आपको इतने वसूख से ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक ओपननेस, क्योंकि आई एम श्योर ऑपोजिशन इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करेगी कि कौन कौन वोट कर रहा है इसमें, और वो हेड काउंट जब दिया जाएगा तो नहीं हो सकती ना, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, जो पीटीआई का है, वो तो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह इस वक्त जो मौजूद है उसका तो वोट गिना नहीं जाएगा। देखें, अभी एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया है 12 जुलाई के हवाले से। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िल वक़्त जो वो 41 उम्मीदवार हैं जी, या जिन्होंने अपनी बयान हल्फियाँ पहले दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। आइन और कानून में तो 3 दिन लिखा है कि 3 दिन में आपने अपनी बयान हल्फी पार्टी एफिलिएशन की जमा करवानी है, लेकिन तशरीह की गई उसकी 15 दिन की, और उसी के साथ ना वो आसमान में है ना वो ज़मीन पे हैं। अभी फिल वक़्त देयर इन लिम्बो और नॉट ओनली द लिम्बो, उसके साथ साथ आप ये देखें वो हवा में है और उनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी क्लैरिटी के लिए गया है और इसी तरह पीटीआई भी गई है सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए कि उनको डायरेक्शन दी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपकी नजरें उन 41 अरकान पर हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट एफिडेविट जमा करवाएं और फिर पार्टी उसको इंडोर्स करे कि आपके अरकान है, यानी उन 41 लोगों पर आपकी उम्मीद है? देखें, आप इसकी कैलकुलेशन ज़रूर कर लें, देख लें कि कितनों ने जमा कराए हैं और कितनों ने नहीं जमा कराए, और एक लीगल राइट ज़रूर मौजूद है उनके पास। 63A की एक जजमेंट का हवाला तो आपने दिया, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग का उन पे 63A का इतलाक नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल इतलाक नहीं होता, फिर वो अपना आज़ादाना फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फैसले पे मुकम्मल अमल दरामद ही नहीं हुआ है इस वक्त तक, क्योंकि जिन आप बात करें 41 ने सर्टिफिकेट जमा कराया, उसमें से मेरे ख्याल से 38 ने तो करवा दिया है, तो 38 ने अगर करवा दिया है तो उनका भी स्टेटस तो क्लियर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिल वक़्त जो उनका स्टेटस है वो हवा में है, और वो किस तरफ जाएंगे या क्या वो ऑप्शन लेंगे ये उनके ऊपर है। तो किन लोगों ने एफिडेविट नहीं जमा करवाया पीटीआई से वाबस्तगी के अब तक आपकी खबर के मुताबिक? मैं इस पे कोई कैलकुलेशन तो नहीं रखता, मैं वैसे भी हिसाब में थोड़ा कमज़ोर हूँ। मैं ये ज़रूर नाम में तो कमज़ोर नहीं होंगे, नाम तो याद रहते होंगे, कतई नहीं हूँ शहजाद साहब, लेकिन इसको आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जब सेनेट में, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जिनके हवाले नेशनल असेंबली में आप देखेंगे तो ये ओपन एक वोटिंग होगी और इसमें आपको नजर आ जाएगा जब हेड काउंट होगा। कुछ अर्से पहले तक ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के 3 ऐसे लोग हैं जो आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, उसमें से रियाज फतियाना साहब, महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ। कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले तक इन्होंने अपने एफिडेविट नहीं जमा करवाए, इनमें से कुछ जो थे शायद मुल्क के बाहर थे, लेकिन वो कह रहे थे हम पीटीआई से वफादार हैं और पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। क्या ये 3 अरकान हैं जिनके वोट से आप उम्मीद लगा के बैठे हुए? देखें, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आयज़ और नेज़ होगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, तो ये आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। और इवन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या पीटीआई कहें, उनके अगर अरकान जो आज़ाद हैं, जिनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, जो हवा में है, वो भी आपको नजर आ जाएंगे किस तरफ। और ये आइज एंड नेज कल हो जाएगा या पहले कमेटी में भेजेंगे, वहां बहस होगी प्रॉपर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे, फिर फैसला होगा कि इसको पास? देखिए, एक्सपेक्टेड है कल ले हो जाएगा, और वेदर वो पहले सेनेट में ले होता है या नेशनल असेंबली में, वो येट टू बी सीन है। लेकिन जब ले होगा तो डेफिनेटली जो दीगर प्रोसीजर है उसको अमल में लाते हुए वो तमाम बुलडोज तो नहीं करेंगे ना, बहस तो करवाएंगे ना। एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, पहले भी जब आईनी तरमीम आई थी बड़ी बहस हुई थी, और ये तो मामला भी इतना हसास है। जी बिल्कुल, उसमें बहस होती है और कई दफ़ा रूल्स भी परमिट करते हैं कि आप यू कैन डू अवे विद द कमिटीज एज वेल। तो ये इरादा है? नहीं, इरादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से
तमाम तर एक पार्टी तरफ इस पे अगर चार्टर इसका ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है कि पार्लियामेंट को चलाना कैसे है, दूसरी तरफ से अगर आप कल कहेंगे कि हम रूल्स को अमेंड करके या रूल्स इसकी इजाजत देते हैं कि बहस ही ना कराएं, तो एक नया रौला पड़ेगा ना। देखें, एक चीज़ ज़रूर क्लियर मैं आपको इस पे करूंगा कि तमाम तर पार्टीज़ अगर जब इसका मुसवदा देखेंगी, उनके सामने होगा, तो ये अहम मुमकिन है और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो इससे इत्तेफाक भी करें। इत्तेफाक भी करें तमाम पार्टी। अच्छा, और ये जो अगर लेट्स सपोज ये फजलरमान साहब भी जो कहते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, और अगर आप कोई ऐसा पूल बना देते हैं 4-5 जजेस का, यही है ना जो ज़ेर बहस हो रही है बात इस वक्त कि 4-5 जजेस होंगे टॉप 5, उनमें से एक चीफ जस्टिस मुकर्रर होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी उसकी? उसमें सदर पाकिस्तान अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो अभी है, आप तो उसको अमेंड करने जा रहे हैं ना। नहीं, अभी वो तो क्योंकि उसमें- बहस ही नहीं है ना कौन बनेगा। उसमें इवन कि अगर बिल फर्ज अमेंडमेंट आती भी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन चूज कौन करेगा नाम, वो किसका इख्तियार होगा? देखिए, वज़ीर आज़म का उसमें- होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद होगा, क्या होगा, क्या मैकेनिज्म क्या ये है? अभी इसको इतना ओपन ना करें। वो जब मैकेनिज्म आएगा वो आपके सामने ही होगा, अगर बिलफर्ज इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन अखिल साहब, इससे तो फिर एक बहस शुरू हो जाएगी दोबारा, जो कि माजी में हमारी सियासत और जुडिशरी की तारीख में होती रही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ जाएगी अगर ये इख्तियार वजीर आजम के पास या हुकूमत के पास होगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा। सज्जाद अली शाह साहब का आपको याद है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अपॉइंट किया था, 2 जजेस को उन्होंने सुपरसीड किया था, और इसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला भी, उनका जो नोटिफिकेशन था चीफ जस्टिस बनने का उसी को मुअत्तल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था उसके बाद। देखिए, हुकूमत कोई भी मावरा आइन काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, और कतन ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो मावरा आइन है या इन एक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसको बिल्कुल नहीं लेके आएगी। और ये अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मसवदा जब आएगा तो आप इसमें पूरा मैकेनिज्म भी दिया गया होगा और आप इत्तेफाक भी अमेंडमेंट आ करेंगे। सकती है, लेजिस्लेशन आ सकती है, बट हमेशा ये देखा जाता है कि उसका फ़ायदा क्या है। अब 10-11 साल पहले जब हमने ये 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम की, तो ये हमने तय किया कि नहीं, क्योंकि ये मामला पोलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, इसलिए हम आइन में लिख देते हैं कि सीनियर मोस्ट बनेगा। इसको चेंज करने की कोई मंतक तो होनी चाहिए ना। हर 10 साल बाद हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं, जज की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार ही चेंज कर दें। कोई एवोल्यूशन थोड़ी भी है इसमें। नहीं, अगेन देखें, मैं जिस तरह आपको गुजारिश की कि खाली सीनियरिटी के ऊपर बात नहीं है, तो बात के ऊपर ये ले कि मैंने यही कहा आपको कि 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। उसमें हतमी तौर पे जो है ऑप्शन या ऑप्शंस का कहा जाए अगर, तो वो उसकी मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में एक सीनियर मोस्ट नहीं जज जा की ये राय थी कि अगर आपने एज के हवाले से भी काम ये करना है तो 2032 तक तो जो जजेस ने बनना है चीफ जस्टिस, उनको पता है वो जुडिशरी में मौजूद है। अब जो अगर करना है 2032 के बाद कर लें, ताकि फिर किसी के ऊपर दबाव ना पड़े कि उसने क्या फैसले देने अगर उन्होंने चीफ जस्टिस की रेस में आगे आना है, तो इसको मुतनाज़ा ना बनाए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, ये पंगा क्यों लेने जा रही है? जहाँ एक तरफ ऑपोजिशन आपके सामने है, वहाँ पे आप जुडिशरी को भी मुमकिन तौर पे अपने खिलाफ कर सकते हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? 212 की आपकी मेजॉरिटी है, कोई आपकी हुकूमत को खतरा नहीं है? मंतक क्या है इस वक्त? कतन नहीं। शहजाद साहब, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि लीगल रिफॉर्म्स हैं और उन लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स भी हैं और उन पे भी काम हो रहा है, और कतन ये अगर कहा जाए कि 2032 से शुरू करें तो टाइम इज़ नेवर राइट। और हमेशा आपको, क्योंकि आयल की दूसरी साइड से यही तो बड़ा तनकीद आ रही है कि ये अभी ना करें, ये शायद किसी एक जज की रिटायरमेंट के बाद कर लें, तो ये वक्त तो कभी भी ये दुरुस्त नहीं टाइम होता। इसलिए क्योंकि जो चीफ जस्टिस इस वक्त हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में कोई महीना 1.5 महीना रह गया है। जो अगले आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके पास तो वैसे ही 3 साल है, तो वहां से शुरू कर दें कि 3 साल के लिए आपका टर्म फिक्स कर देते हैं अगर ये करना है आपने। मतलब ये अगर आप आउटगोइंग चीफ जस्टिस के हवाले से करेंगे तो ज़्यादा मुतनाज़ा बनेगा, जो कि बन रहा है इस वक्त। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि आइनी तरमीम में उम्र के हवाले से, अगर उम्र की तोसी के हवाले से अगर कोई आती है और मुसवदे में चीज़ ऐसी रिफ्लेक्ट करती है आइनी तरमीम में, तो उनको तो वैसे ही 3 साल मिलेंगे इन आइदर ऑफ द केसेस। तो ये भी तो आप देखें कि कैलकुलेशंस तो हैं, तो किसी की हक तलफी या किसी का हक जो है उसको सलब नहीं किया जा रहा। ये तो क्लियर बात है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है जो हुकूमत करने जा रही है। या तो आप चाहते हैं कि जो इस वक्त मामलात हैं जो उस पर स्टेटस कोर है, या आप ये चाहते हैं कि जो ऑब्वियस, जो इस वक्त हमारा आइन कहता है कि जो सीनियर प्यूनियर जज है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, आप चाहते हैं वो ना बने। यही 2 वही रीजंस हो सकते हैं आपके इसको तब्दील करने के लिए। और मेरा जहन जाता है वहीं पे पीटीआई ने 2019 में कहा, उसी वक्त फैसला कर लिया कि काजी फ़ाइज़ा साहब को हम इस केस में जो है बरतरफ करवा देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, फिर फलां जज होंगे जब इलेक्शन आ रहा होगा। सारी प्लानिंग करके बैठे थे, आपको पता है 3.5 साल हुकूमत चली। तो बेहतर ये नहीं है कि इस वक्त जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, इकॉनमी के इशू हैं, इस पर फोकस करें।
जुडिशरी के साथ इस वक्त ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं, कतई नहीं। देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, और पार्लियामान अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो आपके सामने आ जाएगा, और वो अगर ले भी होगा नहीं हो सकेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें थोड़ा सा मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप ज़रूर इस पे इंतज़ार करें और देखें, क्योंकि हुकूमत की कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, हुकूमत की कोई इसमें नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। हुकूमत साफ नीयत से जो है लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, सलमान अकरम राजा का नुक्ता नज़र इस पे लेंगे, क्योंकि पीटीआई इस अमेंडमेंट की मुखालफत कर रही है, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत कल जुडिशरी से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाने जा रही है, उस पर हमने बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत ने कल असम्बली का इजलास कॉल किया है, नेशनल असम्बली और सेनेट, और ये बात अब काफ़ी वाज़ेह है कि वो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, और दो प्रपोजल्स हैं जिन पर डिस्कशन की जा रही है। एक तो ये कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एज 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए, और दूसरा ये कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है आर्टिकल 175A में, उसको तब्दील किया जाए। 4-5 जजेस होंगे जिनका पैनल होगा, और उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। और हुकूमत का यह दावा है कि नंबर्स भी ये तरमीम पास करने के लिए उनके पास मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ तो इख्तलाफ करती रही है, लेकिन नंबर्स हैं उनके पास, उनके बकौल। देखिए, उनके पास नंबर सिर्फ इसी सूरत हो सकते हैं अगर उन्होंने हमारे कुछ लोगों को डरा धमका के अपने साथ मिलाया हो, और ये बिल्कुल हमारे सामने है जो सादुल्लाह बलोच के साथ हुआ। परसों रात से वो लापता हैं। उससे पहले उनकी बीवी, उनकी 16 साला बेटी, उनकी खाला को घर से अगवा किया गया, और ये कहा गया, उनको पैगाम भेजा गया कि जब तक वो अपने आप को हवाले नहीं करेंगे उनके घर की ख़वातीन को महबूस रखा जाएगा। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। आइनी तरमीम ऐसे होती हैं। देखिए, आइन हम कहते हैं कौम के ज़मीर की आवाज़ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि धौंस के ज़रिए एक शख्स फ़र्द वाहिद को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर इस हवाले से और इस तरीके से कोई तरमीम होती है तो मैं समझता हूँ किसी को भी उस तरमीम को कबूल नहीं करना चाहिए, बशमूल उन लोगों के जिनके ये हक़ में तरमीम की जा रही है, और मेरी मुराद चीफ जस्टिस साहब है। मकसद इस तरमीम का सिर्फ ये है कि उनको रखा जाए ओहदे पे, उनके कायम। बाकी तमाम बातें जो हैं ढकोसले हैं, एक तावील है। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हर एक ये जानता है। ये कहना कि उम्र बढ़ा दो सबकी 68 साल कर दो, क्यों? ये क्या मौका है उम्र बढ़ाने का? जवाब पेश कर रहे हैं वो ये कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होगा, ताकि जो पेंशन का पीरियड है वो 3 साल से बढ़ जाए। आप 2 महीने बाद भी ये कर सकते हैं ना। इस वक्त करने का मखसूस जो वजह है वो ये है, आप पूरे सिस्टम में आपने 60 साल उम्र रखी हुई है ब्यूरोक्रेट्स की, उसको आप 62 साल कर दीजिए। आप ये जो कर रहे हैं, जो 17 या 18 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी उम्र बढ़ाने का मकसद पूरे सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मंजूर नज़र जज को ओहदे पे कायम रखा जाए। और अगर ये कामयाब नहीं होती बात, जैसा कि आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात शायद इस बात का, उनकी कल जो तकरीर थी बज़ाहिर तो नहीं बनती, मैं समझता हूँ वो इंतहाई जमहूरी एक रवैया अपनाए हुए हैं। वो सूरत हाल को ज़ाहिर है समझते हैं, एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो जानते हैं ये तमाम अमल क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। जो दूसरी इनकी फिर एक तरह से फॉल बैक पोजीशन है वो ये है कि हम 5 जजों को कह दें कि उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब यहाँ इंतहाई मैं समझता हूँ ये भी एक आइन पर और आइन की जो एक इंटेग्रिटी है उस पर हमला है कि 5 जज साहिबान सर झुका के बैठे रहें कि हम में से किसका नंबर आना है। जो सीनियर मोस्ट हैं उनको ये कहा जाए कि तुम मुलाजमत में आते ही सर झुका लो, इंतज़ार में रहो कि तुमने चूंकि सीनियर मोस्ट होना है और 5 में होना है कि तुम्हें जो है तुम पे नजरे करम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से खत्म हो जाती है। देखिए ये अफसोस की बात है, लेकिन हम रिवर्ट बैक टू 1990s क्योंकि इससे पहले जानते हैं हुआ ही है। देखिए उससे पहले एक बड़ी हमारी ज़बरदस्त रिवायत थी कि सीनियर मोस्ट ही को चीफ जस्टिस बनाया जाता था। सजाद अली शाह साहब के साथ ये पहली बार हुआ कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उसका रद्द अमल आया था जो जजमेंट्स आई 96 में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारी एक ऐसी रिवायत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का दर्जा रखती है, इसके खिलाफ नहीं। और फिर बाद में 18वीं तरमीम ने उसको दर्ज कर दिया आइन में। अब अगर हम इसको हटाते हैं और नीयत यही होती है कि 5 जज जो हैं उनमें से जो सबसे मंजूर नज़र हो उसको हम चीफ जस्टिस लगाएं, तो बिल्कुल आप अदलिया के इदारे को मैं समझता हूँ तितर बितर कर इसमें आपको कोई दोनों
किस्म की तरामीम अगर होती हैं तो इसमें आपको कोई मेरिट नहीं नजर आ रही ऑन बिल्कुल प्रिंसिपल? देखिए क्योंकि वरना अदरवाइज सवाल ये कि हुकूमत इस मौके पे इतना बड़ा एडवेंचर या आप ये कहें कि पंखा क्यों लेना चाहेगी? ऑपोजिशन तो अपनी जगह पे, लेकिन जुडिशरी के साथ वो ये इस वक्त क्यों करेंगे? उनको नजर आ रहे हैं ना, वो ये समझते हैं कि अगर हम मंजूर नज़र जजों को आगे ले आते हैं या उनको ओहदे पर कायम रखते हैं और साथ हम जजों की तादाद भी बढ़ा देते हैं, मजीद मंजूर नज़र जज हम हाई कोर्टों से या हाई कोर्ट के बाहर से भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो वकला को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, तो इस वक्त हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से मगलूब करने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको कोर्ट पैकिंग कहते हैं, कि पैकिंग भी की जाए, वो जज साहिबान लाए जाएं ताकि जो इस वक्त एक तरह से मुदाफ़ियत कर रहे हैं वो एक अक़लियत में चले जाएं और आप अक्सरियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट। एक तो जो आपका एतराज़ है कि किसी एक शख्स को आप अपनी जगह पर रखने के लिए एज बढ़ा रहे हैं या हुकूमत अगर ये चाह रही है, लेट्स सपोज, इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक कमेटी है, तो जो पावर्स पहले थे चीफ जस्टिस के पास कि वो बेंच भी बना सकते थे, वो सू वोटो भी ले सकते थे, वो तो अब डाइल्यूट हो गया है। उसके बावजूद हमने ये देखा कि जब एक बेंच बनता भी है, बड़ा बेंच बनता है जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं, तो उस बेंच की सरबराही वो करते हैं। आपने देखा कि सवालात वो किस तरह करते हैं, वकील को कितना बोलने देते हैं, नहीं बोलने देते, बहुत बड़ा असर होता है। इसी तरह उनकी मौजूदगी, लेकिन जो रिजर्व सीट का फैसला था उसमें भी वो लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। आपने देखा क्या हुआ, देखिए उनका असर बहरहाल होता है, फिर जुडिशल कमीशन में उनका असर होता है, किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना, तो बहरहाल चीफ जस्टिस के ओहदे का एक बहुत बड़ा असर है। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो भी तो एक सादा कानून है ना पार्लियामेंट का, कल उसमें तरमीम हो सकती है, उसको रिपील भी किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि उस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया जाए, वापस तमाम ताकत चीफ जस्टिस को दे दी जाए जब मंजूर नज़र चीफ जस्टिस। एक तो ये देखना है कि कल ये अमेंडमेंट आती है और अगर आती है तो क्या कमेटी में बहस के लिए भेजा जाता है या इसको वैसे ही मंजूर करवाने की कोशिश होगी? क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि पार्टीज ने कहा है कि अपने अपने जो अरकान है वो इस्लामाबाद में ही रहें। लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या पीटीआई ने अपना होमवर्क किया है? नंबर्स आपके पास हैं? क्योंकि आपके नंबर्स, अगर आपके कुछ लोग नहीं गए हुकूमत की तरफ जिसमें इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि जो एसआईसी का होगा, जो पीटीआई का होगा, वो तो 63A के तशरीह के बाद फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता, उसका तो वोट ही नहीं गिना जाएगा। लेकिन क्या आपके जो इंडिपेंडेंट अरकान है, क्या वो फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं? उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, हमें ये इस वक्त जो खदशा है वो ये है कि दोनों तरह के जो अरकान हैं उन पर दबाव है। जो एक तरह से फॉर्मली जिन्हें आपके इंडिपेंडेंट हैं उन पे भी है, लेकिन दीगर पे भी है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अगर हमारे अरकान को दबाव के तहत तोड़ा जाता है, 1 को, 2 को, 3 को, और वो पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं, तो जो इस वक्त तशरीह है 63A की, उसके तहत तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा। लेकिन उस तशरीह के ख़िलाफ़ भी तो पिटिशन आएगी ना। होगा ये बज़ाहिर कि उसके ख़िलाफ़ भी पिटिशन ला के उस तशरीह को रद्द कराया जाएगा और एक ऐसी तशरीह की जाएगी जिसमें यह होगा कि उनका वोट बहरहाल गिना जाएगा, अगरचे उनके खिलाफ 63A के तहत आदीबी कार्रवाई हो सकती है, डीसीट कर सकते हैं। हाँ, इसलिए नज़र ये आ रहा है कि दोनों किस्म के अरकान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पार्टी के अरकान हैं उनके वोट को भी हासिल करके उस जजमेंट को रद्द कराया जाए। सही, तो नंबर्स जो है आपको लगता है कि हुकूमत पूरे कर लेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक, लेकिन अगर करेगी तो इंतहाई बेशर्मी और लोगों की बीवियों बेटियों को उठा के करेगी। इसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है नंबर पूरा करने का, धौंस से और जबर से, उसके अलावा ये नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला था रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 41 पीटीआई के हैं, वो तो पीटीआई के रहेंगे, बाकी जो 39 मेंबर्स हैं वो जाके अपना एफिडेविट जमा करवाएं। 39 उन्होंने कहा था कि पीटीआई के, 41 उन्होंने कहा था कि आप अपना एफिडेविट जमा कराएं कि आपकी वाबस्तगी किस पार्टी से, और फिर बाद में पार्टी भी उसको इंश्योर करे कि आपके लोग हैं या नहीं है। तो उसमें से कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने पीटीआई के एफिडेविट नहीं जमा करवाए हैं और मुमकिन तौर पर वो लोग हो सकते हैं जो कि सपोर्ट करें हुकूमत को इस अमेंडमेंट में। ऐसी कोई इत्तलात आपके पास है? जिस दिन वो फैसला आया था 12 जुलाई को, उसी दिन रात हमारे अरकान को उठाया गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे अरकान को उसी दिन रात को उठा लिया गया था 3-4 को। कुछ उसमें से उस दिन से गायब हैं, मुल्क से बाहर इत्तला आई है कि मुल्क से बाहर है। हाँ। जी, तो इसलिए देखिए ये जबर तो हुआ ना, उसी दिन से लोगों को डराया धमकाया गया, तो ये ऐन मुमकिन है। लेकिन मेरी दानिस्त में वो 3 नहीं है, शायद 2 हैं या 1 है, लेकिन बहरहाल ये जबर का आलम तो है उस दिन से। तो उस दिन लोगों को उठाया गया। राब्ते में है उनसे? नहीं, आपकी पार्टी राब्ते में है?
क्योंकि उनके कुछ स्टेटमेंट्स मैंने देखे, वो कहते हैं कि नहीं हम पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जी स्टेटमेंट जी देना एक और बात है, ये तो वोट देना पता एक और चलेगा बात है। कल क्या होता है। इस वक्त तक तो हम ये समझते हैं कि कोई बहुत ही नामाकूल शख्स होगा या बहुत ही खौफजदा शख्स होगा जो पार्टी से टूटे। खौफजदा हो सकते हैं लोग, बीवियां बेटियां हर एक को अजीज हैं, उनकी इज्जत हर एक को अजीज है। तो इस बुनियाद पे जो आईनी तरमीम की जा रही है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ तारीख उस तरमीम को और उस तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों को इंतहाई बुरे अल्फाज से याद रखें। मौलाना फजल रहमान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी पीटीआई की कि कोई भी कानून साजी होती है, तरमीम आती है तो पीटीआई के साथ बैठेंगे, उस पर होगी और फिर फैसला किया जाएगा। लेकिन उनकी कल की तकरीर जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से तो मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल का होना जरूरी नहीं है, मेरिट पे फैसले होने चाहिए। यानी कि शायद देखिए वो ठीक है, उस असूल के हक में है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल आप तब्दील कर दें। तो आपके साथ खड़े रहेंगे या हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, देखिए वो देखना पड़ेगा ना कि उसमें क्या आता है। अगर ये आता है फ़र्ज करें कि 3 सीनियर मोस्ट जजों में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है और लगाने वाला वज़ीर आज़म नहीं होगा, कोई कमेटी बन जाए जिसमें लीडर ऑफ द हाउस हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, उन दोनों की मुशावरत से या इत्तफाक राय से नंबर 2 या नंबर 3 को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उनका इत्तफाक राय ना हो तो फिर नंबर 1 ही को लगाया जाएगा। इस तरह की कोई बात सामने आती है तो इस पर गौर हो सकता है। इस पर गौर हो सकता है अगर इस तरह का मैकेनिज्म है। लेकिन डिपेंड करता है इख्तियारात वज़ीर आज़म को ना दिए जाए। अगर तो एक फर्द वाहिद को इख्तियारात दे दिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है मौलाना भी उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई प्रोसीजर होता है तो उसको देखा जा सकता है। सही। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एतराज़ किया है 2 चीज़ों पे बिलखसूस। एक तो ये कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया 9 सितंबर को, उनको पुलिस ने नहीं किया, सादा लिबास में एहलकार आए उन्होंने गिरफ्तार किया पार्लियामेंट। वो कह रहे हैं सारे वीडियोस मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत को देखें, गौहर साहब को देखें, पुलिस ने आके अपने पुलिस लिबास में गिरफ्तार किया। देखिए शेर अफजल मरवत और गौहर की तो बात ही नहीं है, वो तो बाहर निकल रहे थे तो उनको किया गया। बात हो रही है शेख वकास की, बात हो रही है जैन कुरैशी की और दीगर लोग जो पार्लियामान के अंदर मौजूद थे और उन्होंने जो तकारीर की हैं उसको किसी ने नहीं झुटलाया। आए फिर आके कह दें लोग कि ये सब इन्होंने झूठ बोला। देखिए नकाब पोश पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, वो 4थे फ्लोर पे थे, उनको चाबियां दी गई, दरवाजे खोले गए, उन तक वो पहुंचे, उनको लेकर वो बाहर आए, यही कहा है शेख वकास ने, और सड़क पे आके उनको पुलिस के हवाले किया जो पार्लियामान के अंदर गए हैं। वरना इनका क्या दिमाग ख़राब था कि 3 साढ़े 3 बजे रात के वो सड़क पे चहलकदमी कर रहे थे गिरफ्तारी के लिए, जबकि गाड़ियां बाहर खड़ी थी। मैं केपी हाउस के सामने था, मुझे नज़र आ रहा था क्या हो रहा है, बत्तियां बंद हो गई थी पार्लियामेंट की और हर एक को पता था कि एक धावा बोल दिया गया है पार्लियामेंट पे, नेशनल असेंबली पे। एक बचकाना बात है ये कहना कि वो बस इस हवाले से अभी स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसमें ऑपोजिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं। आज उसका दूसरा इजलास हुआ है। करते हैं कि सच ही पे इत्तफाक किया जाएगा। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कोई आपको इस वक्त प्रैक्टिकल चीज नजर आ रही है कि इस पे कोई समझौता हो सकेगा? क्योंकि एक तरफ अगर वो लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, अमेंडमेंट लेकर आते हैं और उसको पास करवा लेते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन या कोई मुशावरत, तो फिर कैसे ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? आइन खुद एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है। जब आइन की कोई वक़्त नहीं है, जब आइन को आप एक कागज़ का टुकड़ा समझते हैं और उसकी तरमीम को आप समझते हैं कि बेटियों और बीवियों को अगवा करके करना है, तो फिर तो किसी चीज़ की कोई वक़्त नहीं ना कानून है, ना आइन है, ना शराफत है। हर चीज़ फरेब पे खड़ी है। 8-9 फरवरी का जो आपने इलेक्शन पे धावा बोला, एक आपने पार्लियामान बनाई जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है, उससे अब आप मज़ीद इस तरह के काम करवा रहे हैं और धौंस जबर के ज़रिए। तो तमाम निज़ाम इस वक्त मुनहदम है। इस वक्त हम एक ढकोसला है उसको हम चला रहे हैं, उसकी जो रूह है वो इस वक्त गायब है। तो हमें आवाम से यही अपील करनी है कि आओ हम जद्दोजहद करें इस रूह को वापस लाने के लिए। हमारी अदालतें इस वक्त मगलूब हैं। देखिए क्या FIR कटवाई कि बैरिस्टर गौहर ने पिस्तौल छीन लिया, शोएब शाहीन ने कलाशनिकोव छीन ली और गोलियां चला दी। हाई कोर्ट ने जो उनका मैजिस्ट्रेट को इसमें शिकायत कुनिंदा बनाया गया है। वो शख्स जो एक जज है जो रोज लोगों की किस्मत जान और माल के फैसले करता है, उससे ये FIR बतौर शिकायत कुनिंदा करवाई गई है। तो पूरा निजाम इस वक्त झूठ और फरेब से आलूदा है। एज वी स्पीक सलमान साहब, FIA की टीम जो है वो अडियाला जेल जा रही है इमरान खान से पूछताछ करने के लिए। और इस हवाले से भी अता तारा ने बताया कि आज उनके जो ट्विटर अकाउंट से या एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया उसमें फौज के खिलाफ बात की गई, इदारे को टारगेट किया गया और कहा है कि वो मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए FIA टीम इन्वेस्टिगेट करेगी कि उनका जो अकाउंट है वो हैंडल कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है अडियाला जेल में वो बैठ के खुद तो नहीं कर रहे होंगे, तो कौन कर रहा है ये हैंडल? मुझे नहीं पता, क्या पूछेंगे उनसे जाके कि कौन हैंडल कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे हैंडल।
जो कोई भी कर रहा है उसको ढूंढे। इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे हैंडल, और मैं नहीं समझता कि वो जानते भी हैं कि कौन करे। ये बातें तो वो रोज़ करते हैं। देखिए, मैं कई दफ़ा जेल में मौजूद रहा हूँ ट्रायल के दौरान। वहाँ जब वो गुफ्तगू करते हैं तो मीडिया भी मौजूद होता है। मुझे जो आपने अभी दस्तावेज़ दिखाई है उसमें कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नज़र नहीं आया जो 20 बार वो पहले ना कर चुके हों, अदा कर चुके हों। तो किसी ने उठा के उसका एक खुलासा करके अगर ट्वीट किया है या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाया है तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें ऐसी नई बात। पहले भी उन्होंने ये बातें करना शुरू की थी हमीद रहमान कमीशन की, कि उस वक्त भी फर्द वाहिद जिम्मेदार था, और फिर कंपैरिजन ड्रॉ किया था आज के हवाले से। लेकिन उसके बाद कुछ लचक उन्होंने भी दिखाई, कुछ पार्टी के रहनुमाओं ने दिखाई। फिर ये जलसे वाला मामला हुआ, जिसके बाद पकड़ दकड़ भी हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर बीच में आ गई। तो इसका मतलब ये सियासी मामलात या सियासी डायलॉग का आपको मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? देखिए, किसी चीज को रद्द नहीं, एंड गवर्नमेंट या नहीं, किसी चीज को रद्द नहीं किया जा सकता। तमाम मामलात चलते रहते हैं। कमेटी आज थी, उसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी। उसमें सारा दिन बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हुई है। अभी मैं बैरिस्टर गौहर के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बताया आज क्या गुफ्तगू होती रही है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, कोई भी ऐसा नहीं होता कि तमाम दरवाजे बंद हो जाएं। हमारा इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि हमारे साथ जालसाजी की गई। 22 अगस्त को कहा गया कि आप जलसा 8 सितंबर ले जाएं। 8 सितंबर हमें फिर रुकावटें हमारे रास्ते में डाली गई, हम पे उसके बाद जाली मुकदमे बनाए गए। एक दिन पहले एक काला कानून बनाया गया कि 7 बजे के बाद अगर जलसा होगा तो हम मुजरिम हो जाएंगे सारे। ये तमाम हथकंडे थे कि जो हमारा आईनी हक है जलसा करने का, आवाज़ बुलंद करने का, उसको सल्ब किया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ दी पावर्स दैट बी। गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट के जो पीछे खड़े हैं, उन्होंने अगर आइन कानून शराफत के मुताबिक आगे चलना है तो दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आइन कानून और शराफत के मुताबिक नहीं चलना तो फिर पीटीआई को ये जो इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मिली, एक महदूद विंडो मिली थी। लेकिन जहां हुकूमत ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया टाइम पर, रूट्स पर, वहाँ पे अगर आपकी तरफ से भी, आपके कुछ अरकान की तरफ से इश्तियाल अंगेज तकरीर ना होती, फौज के खिलाफ तकरीर ना होती, तो आपके ख्याल में माहौल बेहतर नहीं होता? आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती कि सियासी स्पेस खुले, आसानी से आप जाके पंजाब में, लाहौर में जलसा कर सकते थे। अब आपके लिए मुश्किलात होंगी। राना सना कह रहे हैं नहीं करने देंगे, जिस तरह की धमकी दी है कि हम आके दिखाएंगे, वो कह रहे हैं अब हम आपको नहीं आने देंगे। सियासी एक अपॉर्चुनिटी थी जो ज़ाया की आप लोगों ने। नहीं, देखें, ये होता रहता है। जलसे में क्या गुफ्तगू हो जाए वो आप पहले से स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। और हुई गुफ्तगू, उसमें जो किरदार है हमारी सियासत में अफवाज का या उन कुव्वतों का जिनका नहीं होना चाहिए किरदार, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो वो बात जो उसका मतन है उस गुफ्तगू का, वो तो ठीक है। उसके अलावा बहुत सी गुफ्तगू हुई जिसका के हवाले से बड़ी, देखिए, उसका हमारी सियासत से और हमारी किसी भी नस्बुलैन से कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान साहब ने कल कहा जेल में बरमला कि ये नहीं करनी चाहिए थी ये बात, साफियों के खिलाफ जो बात हुई, इसका कोई ताल्लुक नहीं था हमारी सियासत से, हमारी पॉलिसी से। ये उन्होंने बात कर दी, खान साहब ने कहा कि नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मामला अब इस तरफ जा रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ सियासी स्पेस के हवाले से, गवर्नर रूल के हवाले से बात होना शुरू हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, क्योंकि गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके हक में नहीं है कि गवर्नर रूल लगाया जाए, लेकिन अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो लगा भी सकते हैं। देखिए, अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब नहीं है कि आप गवर्नर रूल लगाएं। एक 3/4 अक्सरियत वाली जमात को आप फारिग कर दें, उससे आप कैसे बेहतर करेंगे? तो पुलिस एहतजाज कर रही है, देखिए, पुलिस कर रही है ना एहतजाज। कहीं कह रहे हैं एजेंसीज को हटाओ, कहीं कह रहे हैं कि पुलिस का जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे। एहतजाज की वजह समझे ना, गवर्नर रूल लगाने से वो वजह तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्या आप अपने सूबे की पुलिस को बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उस वजह को समझ के उस वजह को दूर कीजिए। इसका गवर्नर रूल से क्या ताल्लुक है? हम यही बात कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला साहब ये कह रहे हैं, वो उनके साथ बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, IG साहब उनके साथ एंगेज्ड हैं। तो जो मामलात हैं उनको हल करना है, एक बहाना बनाकर एक सियासी हरीफ को गिराना नहीं है। इस वक्त लग ये रहा है कि जो भी कोई सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठाकर आप ये समझते हैं कि हम PTI की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, जैसे वो ख़त्म होने से ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। आप एक और उसमें एक एलिमेंट दाखिल कर देंगे सियासी खलफशार का। जब आप लोगों की नुमाइंदा जमात को, नुमाइंदा हुकूमत को ख़त्म करेंगे तो उससे बेहतरी नहीं होगी, उससे अबतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।